अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां जो मेज़बान मेराज हबीब। क़ौमी असेंबली में बजट इजलास जारी आहे, जंहिंमें काल अपोज़िशन लीडर पारां नेठि 2.5 कलाकनि जी डिघी तक़रीर कई वई। अॼु बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत ॿियनि पार्टियुनि जे पार्लियामानी लीडरनि पारां बि तक़रीरूं कयूं वियूं ऐं हुकूमत ते छिती तनक़ीद कई वई आहे। जिते हिन वक़्तु अपोज़िशन में शामिल सभई जमातूं हुकूमत ते बजट बाबति तनक़ीद कनि थियूं ऐं सवाल इहो ई उथारिनि थियूं त अचानक सां अहिड़ो छा थियो जो मुल्की मईशत में एतिरी बहितरी अची चुकी आहे। त ॿिए पासे इहे ख़बरूं बि साम्हूं अचनि पियूं त IMF सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो हिन वक़्तु बि हुकूमत जो जारी आहे ऐं जेके शर्त कुझु अरसो अॻु हफ़ीज़ शेख तय करे वियो उन ऐं उहे हिन बजट में अचणा हुआ, उन ते वफ़ाक़ी हुकूमत पारां राज़पो ज़ाहिर कयो वियो आहे, जंहिंमें ज़ाहिरी तौर ते पेट्रोलियम लेवी समेत इलेक्ट्रिसिटी जे क़ीमतुनि में वाध सां गॾोगॾु जेका असांखे लॉस मेकिंग नज़र अचे पई। मुख़्तलिफ़ जेके प्राइवेट कंपनियूं जेके सरकारी कंपनियूं आहिनि जेके लॉस ॾियनि पियूं इकोनॉमी में, उन जो बि ज़िक्र हिन वक़्तु हलंदड़ आहे। त हिन वक़्तु बहस इहो हलंदड़ आहे त जेके हुकूमत पारां टारगेट रखिया विया आहिनि उहे हासिल करण जे लाइ जेको प्लान जोड़े पियो वञे या ॿुधाए पियो वञे, उन ते केतिरो अमल थींदो, इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे पाण नामियारा मुआशी माहिर आहिनि, मुस्लिम लीग नून बिज़नेस फोरम जा सदर आहिनि, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग प्रोग्राम में। ऐं मूंखे फ़ोन लाइन ते हिन वक़्तु जॉइन कयो आहे मुआशी माहिर आहिनि मोहतरम जनाब जब्बार मेमण साहब। तव्हांजी भी वॾी महिरबानी, थैंक यू सो मच प्रोग्राम में जॉइन करण के लिए। बेग साहब, मैं आपसे शुरुआत करूँगा। जो इस वक्त हुकूमत बात कर रही है, जो GDP दिखाई गई है, ज़ाहिर शौकत तरीन साहब जो इस वक्त बात कर रहे हैं, टारगेट्स जो हैं आने वाले बजट के हवाले से, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या वो अचीवेबल हैं या इसमें कहीं पर गड़बड़ हो सकती है? साहब देखिए, मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, और मईशत को भी समझता हूँ और फिगर्स को भी समझता हूँ। आप देखिए, एक तो अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि 1.5 महीने पहले यही हमारे वज़ीर ख़जाना साहब आए थे तो ये कह रहे थे कि हमारे दुरुस्त सही नहीं है, हम तबाही के दहाने पे पहुंच गए हैं और जो कुछ पहले काम हुआ वो गलत हुआ, जो इंटरेस्ट रेट थे वो गलत रख दिए, उससे हमें इतना अरबों का लॉस हुआ, सब कुछ हुआ। अब 1.5 महीने बाद वो तकरीर करके और ये इम्प्रेशन दे रहे हैं कि दोबारा दूध की नहरें हम बहा देंगे और बहुत अच्छी GDP आ गई है। पहली बात तो अगर चलें ये मान भी लेते हैं कि GDP जो 3.9 ये कह रहे हैं सही आई है, तो इसके अंदर इनका तो कोई क्रेडिट नहीं है, ये तो जो था हफीज़ शेख साहब के वक्त में काम हुआ होगा। और जब उनके वक्त में ये इतनी अच्छी जो आप कह रहे हैं कि हम 3.9 अचीव कर लीजिए, फिर आपने उनको निकाला क्यों? जिस तरीके से उनको बेस करके निकाला गया वो आपके सामने है। अच्छा, अब आ जाइए दूसरी बात, ये दिखाया गया है दुनिया को कि जी हमने IMF के सामने खड़े हो गए डट के और हमने उनकी कोई बात नहीं माननी, विच इज़ नॉट ट्रू। इससे पहले भी IMF के साथ इन्होंने बातें की हैं और उनको ये एश्योरेंस दी है कि जी प्लीज़ आप थोड़ा सा हमें टाइम दे दें और हम किस तरीके से इसको करेंगे। ये बजट के अंदर उन्होंने IMF से कहा है कि आप लिख के रख लीजिए कि विदिन 4 to 5 मंथ्स एक जो है सप्लीमेंट्री बजट जिसको हम कहते हैं एक मिनी बजट जो है दोबारा आया जाएगा। सबसे पहले तो ये चीज़ें तो अब अखबार में आ चुकी हैं कि इन्होंने IMF से कहा है कि सर पेट्रोलियम लेवी जो है हम बढ़ा रहे हैं, तो आप ज़्यादा खुश मत हों, इंशाल्लाह आने वाले कुछ महीनों बाद आप देखेंगे कि 20 से 25 रुपये पर लीटर। अच्छा, अब क्या हुआ है कि उस पर ऑलरेडी काम होना शुरू हो गया है। TV पे ऐसे प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं कि जी देखिए रीजन के अंदर हम सस्ते हैं, इंडिया महंगा है, फलानी जगह जो पेट्रोलियम के वो इतने का है पर लीटर, हमारे यहाँ सस्ता है, ये ताकि लोगों का माइंड बना दिया जाए। तो एक तो जब मिनी बजट आएगा उसके अंदर आप इसको भी देख लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जी उनका ये था कि आप जो हैं इलेक्ट्रिसिटी की जो प्राइसेस हैं इसके अंदर भी बढ़ाई है और इसके ऊपर भी काम शुरू हो गया है, आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ जाएंगे। तीसरी चीज़ ये हो रही है कि जी IMF ने इनसे ये कहा है कि आप 500 बिलियन की हर साल एक सब्सिडी देते हैं। स्टील मिल हो गई है, वापडा हो गया है, PIA हो गया है, इनको सर तो ये आप बंद करें। इन्होंने उनसे कहा है कि सर देखिए एकदम से तो हम बंद नहीं कर सकते, मगर इस पर हमने काम शुरू कर दिया है। स्टील मिल आपने देखा कि स्टील मिल जो है ऑलमोस्ट बंद हुआ है। आपने PIA को देखा कि 2000 आदमी ऑलरेडी फारिग कर दिए गए हैं और इस बहाने से कि एक इसका हेड ऑफिस जो है ऑलमोस्ट शिफ्ट हो चुका है, कहाँ? इस्लामाबाद।
اب دیکھیے کراچی کا رہنے والا، سندھ کا رہنے والا اگر کوئی آدمی ہے جو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کو آپ کہیں کل سے آپ اسلام آباد میں رپورٹ کریں، اسلام آباد میں اکوموڈیشن اتنی مہنگی ہے کہ جتنی آپ کی تنخواہ ہے اتنی تو اکوموڈیشن کی وہاں ظاہری پہ طور کرایہ ہے، پر مطلب اس پر تو کام سر ہمیں یہ سب یہ جو چیزیں ہیں یہ آئی ایم ایف کے ڈکٹیشنز ہیں جس پہ کام ہو رہا ہے، بٹ ان ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہا ہے تاکہ لوگوں کو خوش کر کے یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ کی جائیں. ٹھیک ہے مہمان صاحب عوام ॿुधायो जो जेका इश्तियाक साहब ॻाल्हि करे पियो ज़ाहिरी तौर ते जेके IMF सां ॻाल्हियूं थियूं हुयूं ऐं जंहिं ते इख़्तिलाफ़ बि कयो शौकत तरीन साहब पारां त केतिरा ई अहिड़ा शर्त आहिनि जिन ते अमल नथो करे सघिजे तव्हांखे बि नज़र अचे पियो सूरत हाल जंहिं तरफ़ वञे पई त IMF जी शर्तुनि ते अमल थिए पियो खणी पोइ पेट्रोलियम लेवी वारो मामिलो हुजे बिजली जे क़ीमतुनि में वाध वारो मामिलो हुजे या जेके सब्सिडीज़ ॾिनियूं पियूं वञनि उहो मामिलो हुजे. IMF असांजे सभ खां वॾो मसइलो जेको अञा बि आहे जंहिंजे गुप्त शनी जारी आहे उहो आहे त एग्ज़म्पशन्स जेके आहिनि से उहे छो वधायूं हुयूं आहिनि. एग्ज़म्पशन्स बतौर कुल सवाइ चंद शयुनि जे जंहिंसां हिकिड़ो फूड इन्फ्लेशन वारो मामिलो आहे उते IMF कुझु सहूलियतूं ॾियण लाइ तयारु हुई पर बतौर कुल IMF जे ख़्याल में जेके एग्ज़म्पशन्स आहिनि उहे कंहिं बि सेक्टर खे न ॾिनियूं आहिनि ऐं इन जे करे तव्हांखे यादि हूंदो सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जेको इशू थियो उन में 183 अरब रुपए जूं टैक्स एग्ज़म्पशनुनि खे ख़तमु कयो वियो हो ऐं उन्हनि खे वधीक जेको आहे सो ख़तमु करण जी ज़रूरत जेका आहे सा IMF जे हिकिड़े चंद शराइत जो हिकिड़ो हिसो हो. हाणे उन खे जेको आहे सो ख़तमु करण बदिरां यानी हिननि IMF खे चयो त इहे असांजी ज़रूरत आहे असांजी इकोनॉमी खे ग्रो करण लाइ असांखे एग्ज़म्पशन्स ऐं कुझु रियायतूं ॾियण जी ज़रूरत आहे पर उन खां वधीक जेको आहे सो IMF जा एतिराज़ात जेके आहिनि से पंहिंजी जाइ ते अॼु मौजूदु आहिनि त जेका बि तव्हां जनरेशन कयो वेठा जेको बि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जेके आहिनि से बिजली विकिणण वेठियूं उनजी क़ीमत वसूल कई वञे. हाणे जेकॾहिं हिकिड़ी जंहिंजे चवंदा आहिनि नालाइकीअ जे करे हुकूमत जेका आहे या हुकूमतूं उहे पैसा न पेई वसूल करे सघनि त IMF जे लाइ सिंपल हिकिड़ो रस्तो आहे त तव्हां जेकॾहिं इन्हनि खे न वेठा रिफॉर्म करे सघो पंहिंजी रिकवरी न वेठा वठी सघो पंहिंजी एफिशिएंसी ऑफ जनरेशन खे ठीकु करे न वेठा सघो 19% कराची जे शहर में लॉसिस आहिनि इलेक्ट्रिसिटी जा उन्हनि खे न वेठा तव्हां कंट्रोल करे सघो त पोइ सिर्फ़ु हिकिड़ो हल रहिजी थो वञे जेका IMF जी डिमांड आहे त जेकॾहिं नथा कयो त पोइ तव्हां जेको आहे सो टैरिफ वधायो बिजलीअ जा वधायो गैस जा वधायो ऐं जे उन्हनि शयूं जिते टैरिफ स्ट्रक्चर मौजूदु आहे कंहिं शइ खे विकिणण लाइ उन्हनि में रद्द बदल आहे. हिन वक़्तु जेसि ताईं IMF जो तालुक़ु आहे त शौकत तरीन तमामु घणो फौरत उमेद आहे त IMF जेका आहे सा असांखे हिन कोविड जे हवाले सां कुझु रियायतूं ॾींदी. पाण इन ते ॻाल्हाईंदासीं ज़ाहिरी तौर ते ही जेको मामिलो आहे बजट खां पोइ जेका हिन वक़्तु दावाऊं थियनि पियूं उन ते ॻाल्हाईंदासीं. हिते वक़्तु आहे नंढे ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो. प्रोग्राम में एक बेरो बियर भलीकार बेग साहब आप बताइएगा आप ज़ाहिर जो IMF की शराइत हैं उस हवाले से हुकूमत की जो दावाएं हमारे सामने आ रही हैं जैसे अभी मेमन साहब ने भी बात की कि मुल्क में स्टेबल इकोनॉमी के लिए इक़दामात की भी सख्त ज़रूरत है और उस तरफ भी सूरत हाल नहीं जा रही. हालिया जो बजट हमने देखा उसमें किसी हद तक कारोबारी तबके को रिलीफ देने की कोशिश की गई. क्या कम से कम इससे मुल्क में जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है उसमें कोई बेहतरी आएगी? हाँ देखिए मिराज साहब एक तो मैं आपको ये बताऊं कि IMF और वर्ल्ड बैंक एक से ज़्यादा बार ये कह चुके हैं अगर पाकिस्तान गुर्बत में कमी लाना चाहता है तो हमें कम से कम 7% GDP अचीव करनी पड़ेगी. यानी कि अगर कोई आदमी सोचता है कि हमारी गुर्बत कम हो जाएगी 3.9% से तो वो GDP नहीं हो सकती है. दूसरी बात मैं आपको बताऊं ये पूरा बजट जो बनाया गया है इस परसेप्शन पे बनाया गया है कि आने वाले वक्त में $33 बिलियन हमें रिमिटेंसेस से आएंगे. यानी कि पूरा बजट जो ये बेस कर रहा है अगर आप मुझसे एक इकोनॉमिस्ट पूछेंगे तो रिमिटेंसेस पे कर रहा है. दूसरा लास्ट ईयर
اگر ہمیں کسی چیز نے سیو کیا ہے تو وہ ریمیٹنسز ہیں صرف. اب میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ دیکھیے پورے سال یہ تھا کہ ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہو گیا. ایکسپورٹس میں آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہماری ایکسپورٹ اس بار بھی $25 بلین بھی نہیں پہنچی ہے. اچھا اب آ جائیے ہماری امپورٹ میں ہم نے بڑی کمی لے آئے. ہماری اس سال 50 بلین کی امپورٹ ہوئی ہے, تو یعنی کہ 25 بلین کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا ہو گیا. اب سہارا کس نے دیا؟ سہارا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہمارا سرپلس میں آیا ہے اس وجہ سے آ گیا کہ $27 بلین ہمارے ریمیٹنسز میں آ رہے تھے. تو 25 بلین کا جو ڈیفیسٹ ہوا اس کو اس نے آف سیٹ کر دیا. اچھا میں آپ کے بھی یہ پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ خدا را ریمیٹنسز کا کریڈٹ کوئی آدمی نہیں لے, نہ حکومت لے, نہ نون لے, نہ پی 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 لے. ہوا یہ کہ اس کا اگر میں آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ کس کو کریڈٹ دو, تو اس کا کریڈٹ میں دوں گا جناب FATF کو, جس نے اتنی سخت لاس بنا دیے ہیں کہ اب ہنڈی اور حوالہ تقریباً ناممکن ہو گیا. میں آپ کو مثال دوں کہ میرا دبئی کے اندر کافی بڑا بزنس ہے اور ہمارے یہاں لوگ بھی کام کرتے ہیں. پہلے ہم کیا کرتے تھے کہ چھوٹے جو آفس کے لوگ ہوتے ہیں, ڈرائیور شرائیور, ان کو 1,500-2 ہزار درہم ہم کیش دے دیتے تھے. اب دبئی کے اندر FATF نے کہا ہے کہ کسی امپلائی کی سیلری کیش نہیں دی جائے گی, بینک میں جمع ہوگی, اس کا اکاؤنٹ کھلے گا. اچھا پہلے جب کیش دیتے تھے تو یہ سیدھے جاتے تھے ہنڈی والے کے پاس, یار یہ لو اور میرے گھر بیچ دو, اور شام میں اسے گھر کو مل جاتا تھا. اب جب پیسے اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے ہیں تو وہ جاتا ہے بینک کو, بینک کے تھرو وہ ٹرانسفر کرتا ہے اپنی فیملی کو. یہی وجہ ہے کہ ہماری ریمیٹنسز جو کبھی 17-18 پہ ہوا کرتی تھی, اس بار $27 بلین ہم نے ریسیو کیے. اچھا یہاں تک تو صحیح ہو گیا, مگر سمہاؤ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آنے والے وقت میں جو بجٹ بیس کیا گیا ہے 33 بلین کے اوپر, which is not possible. کیونکہ دیکھیے پاسبل جب ہوگا یا تو ہمارے نمبر آف ورکرز بڑھ جائیں باہر, وہ کوئی نئے نہیں جا رہے ہیں, نئے پروجیکٹس کوئی باہر نکل رہے ہیں, وہ نہیں نکل رہے ہیں, کیونکہ گلف کنٹریز بھی سروائیول موڈ کے اندر اس وقت جو ہیں وہ تمام چل رہے ہیں. تو آپ دیکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کا جو خسارہ ہے جو تقریباً 3,400 بلین آیا ہے, جو کہ ہماری GDP کا جو ہے تقریباً 6.2% ہے. ہمارے فائننس منسٹر کو یہ بتلانا چاہیے تھا یہ خسارہ میں کس طرح پورا کروں گا, جس کی وجہ سے میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ ایک منی بجٹ آپ نے لانا پڑے گا جس کی وجہ سے یہ خسارہ پورا. دوسری بات کیا ہے کہ دیکھیے لوگوں کو حکومت اس طرح کا امپریشن دے رہی ہے کہ ہم نے جناب IMF کو آ کے دکھا دی ہیں. پلیز ہمیں IMF کو آپ دکھا ہی نہیں سکتے. ہم وجہ یہ ہو رہی ہے کہ ہمارا ان سے نکاح ہو چکا ہے, ہم طلاق اتنی آسانی سے نہیں لے سکتے ان سے. اور کل کو اگر ہم IMF کو چھوڑتے ہیں تو سب سے بڑی پرابلم کیا ہوگی کہ دوسرے دنیا کے انسٹیٹیوشن جو ہیں, جس میں ورلڈ بینک ہے, جس میں G20 ہے, جس میں ایشین بینک ہے, وہ سب ہمارے ساتھ چھوڑ دیں گے, کیونکہ وہ سب چلتے ہیں IMF کے ساتھ چلتے ہیں. ظاہری طور پر اس سے اثر ہوگا. میمٹ صاحب اواں ॿुधाए جو जेका बेग साहब हिन वक़्तु ॻाल्हि करे पियो रेमिटेंसिस जे हवाले सां सभ खां वॾी कामयाबी वफ़ाक़ी हुकूमत पारां इहा ई ॿुधाई वई, ऐं बजट में असां ॾिठोसीं टारगेट बि इन बाबति वधायो वियो आहे. जे बेग साहब ॿुधायो त FATF जे करे पाबंदियुनि सबबि इहो पैसो वधीक आयो, ऐं ॿियो असां ॾिठोसीं ज़ाहिर आहे कोविड जे करे बि केतिरा ई माण्हू ॿाहिरां आया ऐं जेके ॿाहिरि मुल्क न अची सघिया उन्हनि पंहिंजा पैसा मुल्क मोकिलिया, ऐं पोइ ॾिठोसीं त कुझु हुकूमत पारां बि एफर्ट्स वरितियूं वयूं. अच्छा मां सम्झो पिया त ही जेको टारगेट आहे घटि में घटि रेमिटेंसिस बाबति इहो सस्टेनेबल आहे. रेमिटेंसिस जो ताल्लुक था, रेमिटेंसिस के ज्ञान से काफ़ी सालन का सरकार कोशिश पे कई तो रेमिटेंसिस के ज्ञान से बैंकिंग चैनल से अचनि उन्हीं जे लाइ छोटा नंढा चंदा इंसेंटिव ॾिना विया हुआ. सैकड़े रुपए जो प्रीमियम भी कढियो वियो हो, मार्केट रेट खां वधीक कुझु पैसा ॾियण लाइ चयो वियो हो, फी ट्रांसफर माफ़ कई वई हुई, $1 पहुचाइण जा वाइदा थिया. पर इहा करेक्शन जेका आहे तॾहिं आई जॾहिं इहे जेके विच वारा माण्हू जेके इन ट्रेड खे हैंडल कंदा, जंहिं ट्रेड खे चइजे त तव्हां पैसा ॾियो ऐं तव्हांखे शाम जो जेको आहे उन्हनि जे घर ते पैसा पहुचाइनि. माना ॿिन्हिनि पासनि जा जेके करंसी जा जेके डीलर्स हूंदा हुआ, इहे पंहिंजे पूरो हिकिड़ो सिंडिकेटेड कम पिया हले. उहे डीलर्स जेके आहिनि कंदा इन जे करे हिकिड़ी ख़ातिर ख़्वाह रक़म जेका आहे सा असांखे बैंकिंग चैनल जे थ्रू रेट थींदी न नज़र आई. ऐं हाणे छाकाणि त उहो माहौल थोरो तब्दील थी चुको आहे,
उन तब्दीली जे करे जेको आहे जो रेमिटेंसिस जेके आहिनि से वधनि वेठियूं त इन खे तव्हां चई सघो था त विद पैसेज ऑफ टाइम दुनिया में जेको हिकिड़ो इन फाइनेंशियल डिसिप्लिन जे हवाले सां सख़्तियूं थियूं आहिनि त शयुनि खे जेको आहे सो साम्हूं आंदो वञे, इन करे रेमिटेंसिस वधियूं आहिनि ऐं इन्हनि जे वधण जी मज़ीद उमेद आहे। ज़ाहिर है उनमें कंसिस्टेंसी नज़र में अचे पई। बेग साहब आप थोड़ा सा क्विकली ये आगाह कीजिएगा, जो रेवेन्यू का टारगेट इस दफ़ा रखा गया है तकरीबन पिछले साल से 17% ज़्यादा, वो कैसे हासिल होगा और क्या समझते हैं आप? कि हमने देखा एक वक्त वो था जब लोग फाइलर बनाने के लिए कोशिश हो रही थी, फिर हमने देखा कि बिज़नेस कम्युनिटी परेशान भी हुई, आर्मी चीफ से भी उनको मिलना पड़ा, फिर ज़ाहिरी तौर पर इस वक्त जो हुकूमत बात कर रही है, तो ये कैसे हासिल होगा और इसके लिए क्या प्लान देख रहे हैं आप हुकूमत का? देखिए इमरान साहब, एक तो बिज़नेस कम्युनिटी को मैं सलाम पेश करता हूँ कि 4,600 अरब रुपए उन्होंने टैक्स पे किया। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये कहते थे कि जब बिजनेसमैन जो हैं वो टैक्स पे नहीं कर रहे, बल्कि बाहर मुल्कों में जाके कहते थे कि जी चोर हैं, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। तो अगर हम चोर हैं तो ये बतलाइए 4,600 अरब रुपए कहाँ से कलेक्ट हुए, नंबर वन। अब इसमें थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये आ रही है, अमाउंट बुरा नहीं है 4,600 अरब। आपको पता है 2013 में हमारी टोटल रेवेन्यू कलेक्शन जो थी 2,000 अरब रुपए थी हमारी, जो हम किस पे पहुंच गए हैं, ऑलमोस्ट 20% इंक्रीज पर ईयर आ रही है और हम आ गए 4,600 पे। अब जो टारगेट है वो 5,000 से भी ऊपर जा रहा है, शायद 5,800 वगैरह काम कर रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि 18 to 20% अचीवेबल है, मगर इस बार जो इन्होंने 24-25% रखा है वो अचीवेबल नहीं है। अब आ जाइए हमें करना क्या है। अच्छा, पर इसमें बेग साहब हम देखते हैं कि ज़ाहिर एक हिस्सा बिज़नेस कम्युनिटी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उस पर ही ज़्यादा बोझ भी आएगा अगर उसमें इजाफा होता है, लोग मज़ीद नहीं आ रहे टैक्स नेट में, फिर हम देखते हैं कि इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो आवाम पर भी जाता है। हाँ देखिए, दूसरी बात हमारा सिर्फ एक प्रॉब्लम जो इसके अंदर आ रही है, हमारे 4,600 अरब जो हमने जमा तो कर लिए हैं, मगर इसके अंदर 60% जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। दुनिया में जो होता है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो 20, 25, 30% होते हैं और 70% जो टैक्सेस होते हैं डायरेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है कि एक आप ऑफिस के अंदर एक अगर चपरासी है वो भी कर रहा है, क्योंकि जब वो एक कार्ड खरीद रहा है तो उस पर पे कर रहा है, ड्रिंक खरीद रहा है तो उस पर पे कर रहा है, सिगरेट कर रहा है तो उस पर एक्साइज ड्यूटी पे कर रहा है, कोई चीज़ आ रही है उस पर पे कर रहा है, यानी खाने पीने की चीज़ों पे कर रहा है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं हमारे जो हम वसूल करते हैं। हुकूमत को ये चाहिए कि किसी तरह डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उसको बढ़ाया जाए। अब आ जाइए कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि हुकूमत जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो बढ़ाती जा रही है और अब बड़ा मुश्किल हो गया है बिजनेसमैनों के लिए कि वो दीवार से लग गए हैं। मगर एक बात जो अच्छी हो रही है, देखिए हमारी इकॉनमी जो है 60% अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, यानी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। मगर अब सख्ती इतनी हो गई है कि आप बैंक में अकाउंट नहीं खुलवा सकते। मेरे पास अगर बड़ी गाड़ी है और मैं फॉलोअर नहीं हूँ और गाड़ी निकाल के लेके आता हूँ तो कल मेरा क्रेडिट कार्ड शनाख्ती कार्ड का नंबर पहुँच जाएगा और तीसरे दिन मुझसे पूछ लेगा। आज मैं आपके अकाउंट के अंदर 50 लाख रुपए डलवाता हूँ, कल आपके पास आ जाएगा कि कहाँ से आया, किसने दिया आपको। हम क्या कर रहे हैं कि अब अनडॉक्यूमेंटेड को श्रिंक करते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो कि गुड चीज़ है, क्योंकि 70 साल में हमने मौका दिया कि अनडॉक्यूमेंटेड को जनाब आप करें। मगर अब आप देख रहे हैं कि मार्केट में बहुत मुश्किल हो गया, FBR ने बना दिया है कि अनडॉक्यूमेंटेड चीज़ें हम मतलब करें, कि जिस तरीके से पहले किया करते थे, बड़े प्राइस बॉन्ड्स थे वो बंद कर दिए गए हैं। 5,000 का जो नोट है इसके बारे में भी आ रहा है। तो मेरा ख्याल है कि डेट इज़ ए गुड थिंग कि ये नेट कब बढ़ेगा, जब अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को आप जो है ज़ाहिरी तौर से इससे बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच बेग साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। वॾी महिरबानी। मेमण साहब अवां जी बि प्रोग्राम में ज्वाइन करण जे लाइ। ज़ाहिरा जेके मईशत बाबति हुकूमत पारां टारगेट ॾिना विया आहिनि उन ते मुख़्तलिफ़ राया हिन वक़्तु अचनि पिया ऐं हुकूमत जेके टारगेट हासिल करण जे लाइ कोशिशुनि बाबति बार बार ॻाल्हि करे पई। हुकूमत हिन साल खे बहाली जो सार करार ॾिनो आहे। हिन खां अलावा पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं बहरिया टाउन ख़िलाफ़ पंजाब जे दिलि लाहौर में थियल एहतजाज जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु।
प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार प्रोग्राम जे हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं। गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि खां हिकु भेरो ॿीहर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जी ॻाल्हि हले पई। वफ़ाक़ी हुकूमत पारां उन पारां सदर पारां कुझु अरसो अॻु में ऑर्डिनेंस बि आंदो वियो हो, जंहिं लाइ बाज़ाब्ता तौर ते अॼु शहबाज शरीफ़ अपोज़िशन लीडर पारां इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर खे ख़त लिखियो वियो आहे, जंहिंमें इहो ॼाणायो वियो आहे त 2018 में जेका धांधली थी उनखे रोकण जी ज़रूरत आहे ऐं असां चाहियूं था त ईंदड़ इलेक्शन साफ़ ऐं शफ़ाफ़ हुजनि। इन सॼे मामले ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे कंवर दिलशाद साहब आहिनि, अॻूणा इलेक्शन कमीशन जा सेक्रेटरी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर जी आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, कुछ दिनों से मामला चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से और खान साहब की ये भी ख्वाहिश है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी ये हक मिलना चाहिए। अपोजिशन हालांकि इस पर किसी हद तक एतराज कर रही है, आपकी क्या राय है इस वक्त जो मामला चल रहा है, क्या उसमें कोई शफाफियत आपको नजर आ रही है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से? दरअसल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग जो है फॉर पाकिस्तानी जो है हमारे बाहर समंदर पार पाकिस्तानी, वह तो तजवीज बड़ी अच्छी है और ये प्रोजेक्ट भी बहुत अच्छा है। ये कई सालों से ये 95 से ये प्रोजेक्ट चल रहा है कि भाई इंटर जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको वोट का हक दिया जाए। और इसी तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी ये तमाम सियासी जमातों के मंशूर का हिस्सा रहा, लेकिन असूली तौर पर हुकूमत पाकिस्तान के वज़रा इवन प्राइम मिनिस्टर साहब उन्होंने इस सारे मामले को इस अंदाज से मुतनाज़ा बना दिया कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर एक शफाफियत एक इंतखाब आनी नहीं है। उस पर हुकूमत के साथ साथ जो अपोजिशन थे वो भी अलर्ट हो गए कि जी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की मार्केटिंग कर रहे हैं, तो जबकि ये सारा काम तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का है, उन्हीं के मैंडेट है और वो शफाफ इंतखाबात कराना उनकी आईनी जिम्मेदारी है। तो ये सारा जो हो रहा है प्रोजेक्ट है या जिस अंदाज से उसकी खूबियां बयान करना, ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के फैज में शामिल है कि ना कि वज़ीर आज़म और उनके जो है इम्पोर्टेड अपने तर्जमान, तो वो ये उन्होंने सारे मसले को एक जानबूझ कर एक पुरस्कार तरीके की हिकमत अमली इख्तियार करके अवाम के ज़हन में शक व शुबा पैदा कर दिया। जबकि हमारा नुक्ता नजर यह है कि तजवीज अच्छी है और ये इस पर आप सही तरीके से चलाएं और तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड करें और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को भी ये ख्वाहिश है, तजवीज है कि हम तमाम पार्लिमानी जमातों को ऑन बोर्ड करें, उनसे राय लें। ये इलेक्शन एक्ट में भी हिस्सा लिखा है कि जब कभी कोई आईनी तौर पर कानूनी तौर पर कोई तजवीज या तरमीम अब पेश नजर आए तो तमाम सियासी जमातें जो पार्लिमानी हैं उनको ऑन बोर्ड करें। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने तो ना इलेक्शन कमीशन को एक साइड पे बैठा दिया और उसके बाद पर कंवर साहब अगर देखा जाए जब ये मामला सामने आया था उस वक्त बार बार वफाकी हुकूमत ये कह रही थी कि आए बैठे बात करें, जिन चीजों पर अख्तलाफात हैं उस पर भी बात करते हैं और जो चीज पार्लियामेंट जिस पर राजी होगी उस पर उसको ही आगे लिया जाएगा। तो इस पर जाहिर है इस वक्त तो एतराज अपोजिशन की तरफ से वाज़ेह तौर पर आ रहा है और आज जो शहबाज शरीफ साहब का खत है वो भी यही कह रहा है। दरअसल ये सारा मैंडेट जो है ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, ये हुकूमत का नहीं है कि अपोजिशन से बात करो, उनसे मशावरत करें, उनसे घुटने टेकें, उनके साथ अपोजिशन जो है वो अपना एक नया एजेंडा लेके आ जाती है। ये सारा काम उन्होंने इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करनी थी कि जनाब ये हम आइन में ये हम कानून में तरमीम कर रहे हैं, ये हमारी है, आप इसको आगे लेके चलें। फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आगे लेके चलना था, उन्होंने खुद ही मशीनें नाम निहाद जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की पता नहीं कहाँ से किस कारखाने से बनवा कर लाए हैं, गुजरावाला के किसी कारखाने से लेके आके और बैठा दिए। जो पुरानी 10 साल मेरे जमाने में थी वो 10-12 साल पुरानी, वो उसको बारिश करके वो उनका ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा जनाब ये 10-15 साल पुरानी मशीन है, ये तो एक लेबॉर्ट्री के लिए बनाई जाती है, बच्चों को दिखाने के लिए जो साइंस टेक्नोलॉजी में MSc करते हैं उनको बताने के लिए लेबॉर्ट्री की मशीन है ये। इस पर तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो इस पर तो नहीं इलेक्शन करवाने होते हैं। वो इस तरह से इनकी आपस में अनबन होगी, फिर बाद में उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी एक साइड पे कर दिया और अब ये जो 1949 जो इन्होंने तरमीम की है इलेक्शन एक्ट 2017 में, उस पर भी इलेक्शन कमीशन की कोई राय वाय नहीं दी
और जो इलेक्शन कमीशन ने जो सर, पर राय दी कंवर थी, साहब, इस पर जिस तरह से आप भी इस वक्त कह रहे हैं कि ज़ाहिरी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी आईनी तौर पर, अब हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कितने ही अरसे से, बल्कि हर दफ़ा हमें यही नज़र आता है कि इलेक्शन पर सवालात उठाए जाते हैं, निज़ाम पर सवालात उठते हैं, तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन भी तो कोई इकदामात नहीं कर रहा कि इन चीज़ों का हल निकल सके और बार बार जो ये बात होती है वो ना हो। मेरे ज़माने में भी हुआ था ये सारे सियासतदान झूठ बोलते हैं, गलत बयानी करते हैं या हमें बेवकूफ समझते हैं। ये जनाब, मैंने खुद एज ए फेडरल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2007-2008 में हमने एक समरी भेजी थी कि जनाब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए कानून साजी कर लें। उस वक्त के यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, जरदारी की गवर्नमेंट थी, कोई ध्यान नहीं दिया। 4-5 खत लिखे गए पार्लिमानी मिनिस्ट्री के जरिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर काजी फारूक साहब की तरफ से, कोई जवाब नहीं आया। तो इलेक्शन कमीशन तो लगा हुआ था कि जनाब कानून साजी करे, कानून, तो उस पर चीफ साहब ने फाइल कर बंद कर दी। तो खत्म भाई, जब गवर्नमेंट कानून साजी नहीं कर रही तो हमने इसको लेकर आगे करना क्या है। हमने इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फैसला सुनाया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, तो वो भी हमने काफी साबित की, वो भी हमारे पास रखी हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कंवर दिलशाद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते साफ़ शफ़ाफ़ चूंडूं हिन मुल्क में हिन वक्त ताईं ख्वाबी आहिनि, हर भेरे धांधलियुनि जा इल्ज़ाम लॻनि था। हर दफ़े असांखे इहो नज़र ईंदो आहे त चूंडुनि खां पोइ अपोज़िशन में ईंदड़ जेका बि पार्टी हुजे या उम्मीदवार हुजे उहो धांधली जो इल्ज़ाम हणे थो। साफ़ शफ़ाफ़ ऐं जटादार हल हिन वक्त ताईं नाहे निकिरी सघियो इलेक्शन जे निज़ाम जो। उन बाबति हुकूमत दावाऊं करे पई, अपोज़िशन उन ते इहो ॿुधाए पई त इन में बि हुकूमत जी बदयानती आहे ऐं इलेक्शन कमीशन खे जेको कमु करणो आहे उहो हुकूमत करणु चाहे पई। इन सां प्रोग्राम जो वक़्तु मां पुॼाणी ते पहुतो पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त। तलावाई। प्रोग्राम में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार। बैरिया टाउन ख़िलाफ़ एहतजाज बाद साज़िश तहत धरती धड़नि जे एहतजाज खे नाकाम बणाइण जी कोशिश खां पोइ सिंध हुकूमत जी रेजारे धमकाए माठ कराइण वारी पॉलिसी तहत दाख़िल थियल केसनि ऐं गिरफ़्तारियुनि बाद बैरिया टाउन ख़िलाफ़ तहरीक वधीक ताक़तवर बणिजी रही आहे। ही तहरीक सिंध ताईं महदूद नाहे रही, ही तहरीक पंजाब में पहुंची चुकी है, जिते अॼु प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव ऐं हुकूक ख़ल्क़ मूवमेंट पारां बैरिया नहीं सिंध बचाओ जे नारे हेठ भरपूर एहतजाज किया वियो। जंहिं बाद पंजाब जे शागिर्दनि पारां अदीबनि ऐं शाइरनि खाबीदुर जे सियासी वर्करनि लाहौर में रहंदड़ सिंधियुनि पारां भरपूर शिरकत पिण कई वई। एहतजाज में शिरकत लाइ SUP जो ख़ासि वफ़द पिण पहुतो। पंजाब जे शौरवंदनि पारां मुतालबो कयो वियो त सिंध ज़मीन न पर 7 करोड़ सिंधियुनि जो वजूद आहे। धरती ते पहिरियों हक़ वारसनि जो आहे। बैरिया टाउन ख़िलाफ़ धरती धड़नि जे एहतजाज ते सिंध एक्शन कमेटी ऐं कारकुननि खे भरपूर ख़राज पिण पेश कयो वियो। एहतजाज में इहो बि ॿुधायो वियो त सिंध धरती ते बैरिया टाउन जी वालार ते पंजाब जो अवाम बि ख़ुशि न आहे। बैरिया टाउन सिंध जे क़दीम ॻोठनि खे ड्राहे जेका वालार कई आहे उहा कंहिं बि सूरत में क़बूलण जोगी न आहे। जेसिताईं क़ाबिज़ क़ुवतूं ईअं वालार कंदियूं रहंदियूं त अवाम खे हक़ीक़ी आज़ादी न मिलंदी। एहतजाज में मलिक रियाज़, बैरिया टाउन ऐं सिंध हुकूमत ख़िलाफ़ सिंधी ऐं पंजाबी में भरपूर नारेबाज़ी भी कई वई। एहतजाज कंदड़नि पारां इहो बि ॿुधायो वियो त ही को लिसानी मामलो नाहे। इन एहतजाज खे लिसानी रंग ॾींदड़ बि नाकाम थींदा, पुरमन एहतजाज में विगोड़ कराईंदड़ बि नाकाम थींदा। मुल्क जा शौर पसंद सिंध जे अवाम सां गॾु आहिनि, जिते सिंध जे अवाम पारां बि पंजाब जे शौरवंदनि जा थोरा मञा पिया वञनि। बैरिया टाउन ख़िलाफ़ तहरीक मुल्कगीर थी चुकी आहे। सिंध एक्शन कमेटी पारां बि अवामी राब्ता मुहिम जो शेड्यूल जारी कयो वियो आहे, जंहिंजी शुरूआति 20 जून खां थींदी। असांखे वीडियो लिंक ज़रिए जॉइन कयो आहे हुकूक ख़ल्क़ मूवमेंट जा सीनियर मेंबर आहिनि मोहतरम जनाब फारूक तारिक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा, जब बैरिया टाउन में एहतजाज हुआ और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा की गई, बाद में हमने देखा कि यहाँ पर सिंध हुकूमत हो, चाहे MQM के सब धड़े हों, जमायत इस्लामी हो या फिर पुलिस और इदारे हों, सबके सब बैरिया टाउन के साथ खड़े हुए थे और यहाँ पर जो सिंध एक्शन कमेटी की क़यादत और कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा था। ऐसे में आप लोगों ने साथ दिया है सिंध के लोगों का और जो एहतजाज करने वाले थे उनका। बताइएगा कि असल में क्या मैसेज देना चाह रहे थे आप? देखिए, मैसेज तो बिल्कुल वाज़ेह था कि पाकिस्तान में जो लैंड माफिया है, जो गरीब किसानों की, मज़ारों की, हारियों की ज़मीनों पर हुकूमत और रियासत की पुष्ट पनाही से कब्ज़े कर रहा है और उसमें बैरिया टाउन सर फहरिस्त था। तो जब हमने देखा कि सिंधी अवाम की एक बहुत बड़ी तादाद जो है
وہ موبلائز ہوئی ہے اس لینڈ مافیا کے خلاف، یہ جو لینڈ گریب کر رہے تھے ان کے خلاف. اور پھر انفارچونیٹلی وہاں پہ جس طرح بھی ہوا ہے، وہاں پہ جو آگ لگنے کا واقعہ ہے وہ سامنے آ گیا، لیکن جو لاکھوں لوگ وہاں پہنچے احتجاج کرنے کے لیے اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں کر رہا تھا. تو پہلے تو میں نے ایک ویڈیو میسج بھیجا 2 منٹ کا جو سندھ میں کافی نون ہوا، اور پھر ہم نے لاہور میں سوچا کہ پنجاب سے آواز بلند کی جائے. دیکھیں ہم پنجاب سے یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ سندھ کے عوام اکیلے نہیں ہیں، سندھ کے کسان اکیلے نہیں ہیں. یہ ہماری طبقاتی جدوجہد ہے، طبقاتی جنگ ہے، جس میں ایک جانب حکومت بھی ہے، ریاست بھی ہے، لینڈ مافیا بھی ہے، مذہبی جماعتیں بھی ہیں، اور دوسری جانب مظلوم طبقات، استحصال زدہ قومیں اور ان کے نمائندے. تو ان کے ساتھ ہم نے یکجہتی کا آج بھرپور اظہار کیا ہے لاہور میں. فاروق صاحب اس میں بتائیے گا کہ آج جو ظاہری طور پر احتجاج ہوا ہے اس میں کون کون سے طبقات سے شرکت ہوئی ہے، اور وہاں پر عوام کا کیا رد عمل تھا بحریہ ٹاؤن کے خلاف، اور اس کے بعد جو پرامن کارکنان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ آپ کو پتا ہوگا 10,000 افراد پر کیس داخل کیا گیا ہے. سندھ ایکشن کمیٹی کی پوری قیادت اس وقت 28 سے 30 کیسوں کو فیس کر رہی ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس سے ہمیں بہت دکھ ہوا تھا پنجاب میں، خاص طور پہ وہ لوگ جو پہلے بھی سندھ کی جو بھی تحریک چل رہی تھی، عوامی تحریک، چاہے وہ رسول بخش پلیجو صاحب چلا رہے ہوں یا قادر مقصی صاحب چلا رہے ہوں یا کالا باغ ڈیم کے خلاف جو ہے کمپین چل رہی ہو، ہم نے اس میں پنجاب سے بھرپور آواز بلند کی تھی. ہمارا ایک رشتہ بنا ہوا تھا سندھ کے مظلوم عوام کے نمائندگان سے. تو اس رشتے کو دیکھتے ہوئے جب ہم نے دیکھا کہ جب یہ لاکھوں لوگ پہنچے ہیں اور اتنے مقدمہ 10,000 لوگوں پہ ایک FIR، یہ تو مارشل لا دور میں نہیں ہوا. اور پھر جس طرح ایک مارشل لائی کیفیت طاری کر دی گئی، اور افسوس ہوا ہم پیپلز پارٹی کی حکومت کے اوپر کہ جس نے بجائے اس کے کہ جو سندھ کے دیہاتوں پر ملک ریاض کا قبضہ ہو رہا ہے اس کو چھڑوانے کی بات کرتے، بحریہ ٹاؤن کے گنڈوں کو لگام دیتے، انہوں نے سندھ کے عوام کے خلاف ہی مقدمہ درج کرنے شروع کر دیے. بشیر قریشی صاحب کے بیٹے کو گھر سے پکڑ لیا، اور اس کے علاوہ درجنوں ہمارے دوست ہیں، خالق جنیجو صاحب 19 جو ہیں وہ ان کے خلاف دہشت گردی کی. شریف آدمی ہے، محنت کا شاید دانشور ہے، جدوجہد کرتا ہے. اسی طرح ہم نے دیکھا جلال محمود شاہ صاحب کے خلاف بھی 21 FIR جو ہیں دہشت گردی کے مقدمات کے تحت درج کی گئی ہیں. تو اس پہ پھر ہم نے سوچا ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا پنجاب میں، اور آج پھر ہم نے کچھ کر کے دکھایا ہے. فاروق صاحب یہ بتائیے گا، ظاہر جو ہم دیکھ رہے ہیں سندھ حکومت کا نیریٹو مسلسل، ایک طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ اس معاملے کو لسانی فسادات میں کسی حد تک تبدیل کیا جائے. اس میں ہم نے دیکھا کہ چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا MQM کے دھڑے ہوں وہ کوشش کر رہے تھے. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا اب جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح سے کیس داخل کر کے دبا کر لوگوں کو گرفتار کر کے اور ان کو گھروں سے اٹھا کے اس تحریک کو روکا جائے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں اب جو یہ تحریک سندھ سے نکل کر پنجاب میں پہنچی ہے یہ ملک گیر بنے گی اور آپ لوگ ساتھ دیں گے سندھ ایکشن کمیٹی کا؟ اور جو پیپلز پارٹی سوچ رہی تھی یا پھر ملک ریاض نے جس کو استعمال کیا وہ ان کی غلط فہمی تھی، یہ تحریک اب بھرپور طریقے سے چلے گی؟ دیکھیں پہلی دفعہ ہوا کہ ملک ریاض کی لینڈ گریبنگ کے خلاف جب سے وہ بیریا ٹاؤن بنا رہا ہے اتنی ماس لیول پہ کمپین چلی. یہ سندھی عوام کو خراج تحسین ہے، یہ ان کو سرخ سلام ہے ہمارا کہ انہوں نے لاکھوں کی تعداد میں لینڈ گریب کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد کا آغاز کیا. تو یہ جو ایک آغاز انہوں نے کیا اس کو ہم ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں آج ہمارے ساتھ سندھ سے 3 رکنی وفد اسپیشلی سندھ ایکشن کمیٹی کی جانب سے اور سندھ یونائٹڈ پارٹی کی طرف سے آیا ہوا تھا، جن میں جگدیش اوہیجو صاحب اس کی قیادت کر رہے تھے، اس میں مختار محمد صاحب بھی تھے، اس میں منیر احمد صاحب بھی تھے. تو جو جگدیش صاحب نے بات کی اس نے کہا ہم اس مظلوم پنجاب کا ساتھ دینے آئے ہیں جو پنجاب کے ظالموں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، اور ہم اس ظالم پنجاب کے خلاف پنجاب میں آواز بلند کرنے آئے ہیں جو مظلوم پنجاب کا استحصال کرتا ہے. تو ایک رشتہ ہمارا اس لحاظ سے بنے گا، یہ تحریک بڑھے گی. آج ہم نے کہا ہے اس تحریک کو رکنے نہیں دیں گے، آپ کو مقدمے بھی واپس لینے ہوں گے، ملک ریاض کو پسپائی کا راستہ بھی
इख्तियार करना होगा। ये क्या बात कि एक ग्रुप जो कराची से जामशोरों तक अपना शहर बनाना चाहता है और देहातों पे कब्जा कर रहा है, उसने इमरान खान को भी खुश किया हुआ है, उसने जरदारी को भी खुश किया हुआ है और उसने जो है वो नवाज शरीफ को भी खुश करता रहा है। ये रूलिंग क्लास का आदमी है, ये हर तबके के साथ है। और हम ये बताना चाहते हैं, तुम सरमायादार सियासतदानों के साथ तो अपने तलकात ठीक कर सकते हो, मेहनत कश तबकात, बाएं बाजू के लोग, कौम परस्त जो इनकलाबी कौम परस्त हैं, उनके साथ आपका ये टकराव जारी रहेगा। आपको पीछे हटना पड़ेगा, लाखों लोगों की आवाज़ को सुनना पड़ेगा और ये मुकदमात वापस लेने पड़ेंगे। फारूक साहब, थोड़ा सा ये भी आगाह कीजिएगा, ज़ाहिर है हम देखते हैं मुख्तलिफ औकात में अगर ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो ज़ाहिरी तौर पर मुल्क के मुख्तलिफ तबकात की तरफ से आवाज़ उठते हैं। तो ये जो सरमायादार तबका है या फिर जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं इस वक्त मलिक रियाज का, इस जैसे जो तबकात हैं उनसे लड़ने के लिए कितना हमें इकट्ठा होना पड़ेगा और किस तरह की जद्दोजहद करने की ज़रूरत है? देखिए, हमारे पास तो इतने बड़े वसाइल नहीं हैं, ना ही जो जिन तबकात के साथ हम खड़े हैं वो कोई इस तरह के हैं वो पैसे से सब कुछ खरीद सकें। हम तो नज़रियात के साथ हैं, एक नज़रियाती जद्दोजहद कर रहे हैं। उसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है, उसमें थोड़ी डिले भी हो सकती है, लेकिन हम एक ब्रॉड बेस मजलूम तबकात का अलायंस, जिसमें सहाफ़ी भी शामिल हों, जिनके राइट ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला हो रहा है। हम चाहते हैं पाकिस्तान में ऐसी जमहूरियत हो जो राइट टू डिसेंट को अपने दिल के अंदर ले जाए। ये जमहूरियत के दिल में तनकीद का जो हक है, इख्तिलाफ का जो हक है, जब तक ये नहीं नज़र आएगा तो ये जमहूरियत के ख़िलाफ़ तो हमारी जद्दोजहद, इस किस्म की जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो है वो जद्दोजहद जारी रहेगी। तो अथॉरिटेरियनिज़म बढ़ रहा है, फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, जो इंपीरियलिज्म है वो बढ़ रहा है, और इस तमाम जो ट्रेंड्स नेगेटिव ट्रेंड्स हैं, जो राइट विंग ट्रेंड्स हैं, उनके खिलाफ तरक्की पसंद कुव्वतों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तहरीकों को इकट्ठा होना पड़ेगा। और ये बहुत अच्छा किया है सिंध एक्शन कमेटी ने, प्रैक्टिकल स्टेप लिया है कि अपने 3 रुकनी वफद को खुसूसी तौर पर आज हमारे एहतजाज में जो भेजा है। हमारी चंद घंटे आज गुफ्तगू रही है उनके साथ और हमने तय किया है कि हम इस बात को रुकने नहीं देंगे। कल हम लाहौर प्रेस क्लब में 3 ग्रुप्स जो हैं वो मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक तो हमारे साथी हकूक़ खल्क मूवमेंट है, औरत मार्च है और स्टूडेंट कलेक्टिव है, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट कलेक्टिव है। लेकिन कल हमारे साथ मुत्तहिदा किसान एक्शन कमेटी जो रिवर रावी पर ये 1 लाख एकड़ के ऊपर किसानों की ज़मीन पर कब्जा करके एक नया शहर तमीर करना चाहते हैं, उनके लीडर मुस्तफा रशीद जो आज हमारे साथ थे जुलूस में, वो भी कल हमारे साथ होंगे और सिंध यूनाइटेड पार्टी की रहनुमा भी हमारे साथ होंगे। कल हम लाहौर प्रेस क्लब में अपने लाया अमल का ऐलान कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। तो ये सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। ये सही है कि हम इतने वसाइल हमारे पास नहीं है, लेकिन जो कुछ कर सका वो हम करेंगे। और सिरों की गिनती बड़ी अहम है और हमारे सर बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। सिंधी अवाम के लिए आपका कोई पैगाम फारूक साहब? सिंधी अवाम को सुरख सलाम। हमेशा तहरीकें सिंध से उठती रही हैं, वो MRD के ख़िलाफ़ तहरीक हो 83 में, जिसमें उसमें उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। उसके बाद एक पूरी लंबी तहरीक है। काला बाग डैम तो सिंध के अवाम ने बनने नहीं दिया। मैंने भी मोरों से दरिया सिंध तक पैदल सफ़र उनके हमरा किया था और मोरों में जलसा भी हमने किया, और पंजाब में भी हमने काला बाग डैम के ख़िलाफ़ जो है जुलूस निकाले थे। हमारी एक तारीख है मजलूम कौमों के जो इत्तिसाल करने वाले हैं उनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने का। ये पंजाब के तरक्की पसंद कुव्वतों का पहला फरीज़ा है कि सिंधी अवाम की, बलोची अवाम की जो मिसिंग पर्सनस का इशू है, ये देखें जानी खेल में 18 दिन से लाशें लेके बैठे हुए हैं पश्तून अवाम, उनका भी आज हमने जिक्र किया है। तो जो मजलूम तबकात है, महकूम तबकात हैं, हम उनको इकट्ठा कर रहे हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका फारूक तारिक साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ज़ाहिरी तौर ते अॼु पंजाब मां बि बहरिया टाउन ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उथियो आहे। जे फारूक तारिक साहब असांखे ॿुधायो त सिंध जे अवाम खे इन ते सवालाम आहे त हू मलिक रियाज़ जहिड़े माण्हू ऐं बहरिया टाउन ख़िलाफ़ उथी उन्हनि पारां एहतजाज कयो वियो। उन खां पोइ जेका कोशिशि कई वई आहे उन तहत हीउ सिलसिलो रुकबो न, पर हीउ सिलसिलो हाणे मुल्क गीर थी चुको आहे। इन करे पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं जे इलेक्शन रिफॉर्म्स जे हवाले सां। वक़्तु ब्रेक जो असां सां गॾु